पॉलिटी वाले नोट्स को। मेरे पास लगभग 150-180 पेज का अपना हाथ का लिखा हुआ नोट्स था। उस नोट्स को कितनी बार पढ़ा होगा? हाँ, हंसने वाली बात नहीं है, सही बोल रहे हो। 19 टाइम्स टिल द फाइनल इंटरव्यू आई क्लियर्ड। और उसके बाद कितनी बार पढ़ा होगा? क्योंकि फिर ट्रेनिंग में भी पढ़ने की जरूरत पड़ गई कि वहां भी एग्जाम होते हैं, ऐसा नहीं कि पास हो गए तो बस चद्दर तान के सो जाना है। हाँ? तो वहां भी एक आधा बार तो वहां भी पढ़ना पड़ गया। जैसे ही आप पास हो जाते हो तो सीरियसनेस लेवल बहुत नीचे चला जाता है, जो होना नहीं चाहिए। क्योंकि जितनी मेहनत आपसे परीक्षा पास कराने के लिए कराई जा रही है, वो मेहनत क्यों कराई जा रही है? क्यों? इसलिए कि बहुत सारा पढ़ के आ जाओ। जो पढ़ के आते हैं उसका कितना उपयोग होता होगा आज के डेट में हम लोगों को? बैकग्राउंड में तो होता ही है कि आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई मुझसे थोड़ी पूछेगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। पता है, बस उसका उपयोग कहीं होता नहीं है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इतना सारा क्यों पढ़वाते हैं? फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही ना पढ़ा दें कि जो ट्रेनिंग में मुझे ज़रूरत है, योजनाओं की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें पढ़ लें। सारे विषय क्यों पढ़ने हैं मुझे? और इतना सारा क्यों पढ़ना है? इतनी मेहनत क्यों कराना है? क्यों? देखिए, नॉलेज तो हेल्प करता ही है, हर किसी फील्ड में करेगा, टीचिंग में नहीं करेगा क्या? हाँ, सिलेक्शन से पहले आदत डलवाते हैं क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये थ्योरेटिकल आंसर है जो आप लोग बोल रहे हो। इंटरव्यू में ऐसे आंसर नहीं देते हैं कि सामने वाले को पता चलता है कि हमने कहीं से पढ़ रखा है और वो बता रहे। एक्सपेक्टेड आंसर देना होता है। जैसे अभी इससे आपसे पहले जो आंसर आया, दैट इज द एक्सपेक्टेड आंसर। अभी से आपको इतनी मेहनत करने की आदत डाल दी जाए कि बाद में कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप वो मेहनत कर सकें, उससे भागे नहीं। क्योंकि बाद में कभी ऐसा भी हो सकता है 3-3, 4-4 दिन लगातार आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़े, सोने का भी समय ना मिले, 2 रात 3 रात सोने को ही ना मिले, और तब भी टिके रह सकें। ऐसा होता है ना एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान भी, कि कई बार आदमी रात रात जाग करके भी पूरा करता है अपना। अगर एग्जाम बहुत नजदीक है, सिलेबस रह गया मेरा, या मैंने कम रिविजन किया है, ज्यादा रिविजन रह गया, तो कई बार आवर्स बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोओगे नहीं तो फिर दिमाग में जाना बंद हो जाएगा। लेकिन यूजुअली यदि आप 8 घंटे 9 घंटे रेस्ट लेते हो तो उस समय आप शायद 5-6 घंटे पे आ जाओ। तो वो जो एक होता है ना कॉन्फिडेंस की, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, बैठ लेंगे, जाग लेंगे, वो चीज अभी से आप में इनकलकेट हो रही है। वो चीज कॉलेज के एग्जाम में शायद हम लोग नहीं करते हैं। हमको पता है 10 प्रश्न पढ़ेंगे, 5 लिख के आएंगे। ऐसा ही होता है ना। पिछले साल 50% सिलेबस एक बैच पढ़ता है और 50% सिलेबस अगला बैच पढ़ता है। तो 2 बैच मिल के बैठेगा तो पूरा सिलेबस हो। आपको आधा पता है। एक को अगर ज्योग्राफी के हिसाब से कहूं मैं तो एक को कोपेन पता है। ज्योग्राफी वाले हैं कोई? हाँ, क्लाइमेट वाला जो पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स कैसे बढ़ता है, एक स्कॉलर है कोपेन, एक है थॉर्नवेट। एक जो बैच होगा उसको कोपेन का थ्योरी पता होगा, एक को थॉर्नवेट का पता होगा, दोनों नहीं पता होगा। यूपीएससी में दोनों चाहिए आपको, कि वहाँ ये बांट के नहीं कर सकते। तो वहाँ पहले ही सिलेबस आपका 100% हो जाता है, जो कि कॉलेज में 50% रहता है। और 50% में भी फिर हम लोग गैस करते हैं कि कौन से 10 प्रोबेबल क्वेश्चन है। उस 10 में भी लगता है अरे 5 ही कोई बता दे तो ज्यादा बेहतर है, वही 5 लिख देंगे। उसमें भी प्रश्न नहीं पढ़ना होता हमको, जो आता है वो लिख के आते हैं। पूछ क्या रहा है उससे मतलब नहीं है।
तो यूपीएससी और कॉलेज में ये अंतर हो जाता है, वेरएज कॉलेज में भी वैसा होना नहीं चाहिए। जो हम लोग कहते हैं ना, जो अभी आपने कहा कि वो कॉलेज जैसा नहीं, यूपीएससी जैसा बता दीजिए, तो यूपीएससी जैसी ही आदत कॉलेज में भी होनी चाहिए, और कॉलेज में भी वैसा लिखेंगे तो आप टॉप करेंगे फिर। कि प्रोफेसर भी जो चेक कर रहे हैं वो मूर्ख नहीं है, उनको भी पता है अब आपका करियर नहीं खराब करना चाहते, इसलिए बेसिक नंबर आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा लिख के आओगे तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर देंगे, बाकी को औसत नंबर देंगे। लेकिन यूपीएससी में अंतर यह है कि आप अच्छा लिख के आओगे तो एवरेज मिलेगा या बिलो एवरेज मिलेगा, और खराब लिख के आओगे तो नंबर ही नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। और यूपीएससी का एवरेज मार्क्स ही बहुत मार्क्स होता है। टॉपर जो होगा वो 50-52%, कई बार उससे भी नीचे चले जाते हैं, कई बार 55%, मतलब 60% भी टच नहीं कर पाते। या दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे यदि पढ़ने, वैसे यूनिवर्सिटी जहाँ मार्किंग बहुत ही वैसी होती है कि सेकेंड डिवीज़न पे ही टॉप करते हैं, लेकिन उस नंबर का भी वैल्यू होता है। चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू कर देते हैं, 1 घंटा तो ऐसे ही निकाल दिया हमने। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि फास्टली कम से कम इतना 3 तो कवर कर लें, समय बचेगा तो छठा भी कवर कर लेंगे। तो पॉलिटी मेरे तरफ से तो समाप्त ही हो जाएगा, आप लोगों ने बाकी पढ़ ही लिया है। इसको ऊपर करने के लिए क्या करते थे? ये इसमें नहीं होता? प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है। वाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं तो आप हर कदम पे महसूस करेंगे कि जो कहा जा रहा है प्रैक्टिस में वो कैसे दिखता है। कि अगर मैं ये बोर्ड नहीं, बहुत कितने 3 महीने हो गए मुझे इसको यूज किए हुए, सब भूल गया। तो भूलना जो है वो हम लोगों की फितरत है कि हम भूलेंगे ही। तो ये हम लोगों को हमेशा लगता है कि सिर्फ मैं ही भूलता हूं, बाकी कोई नहीं भूलता, जबकि भूलते सारे हैं। जो आज आपने पढ़ा कल आप लिख दोगे, 10 दिन बाद कहूंगा तो उसका 10% भी नहीं लिख पाओगे, और ये सबके साथ होता है लगभग। लेकिन वहां डिफरेंस ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है और एक ओवरऑल होता है आंसर। जो ठीक से पढ़ते हैं उनको कॉन्सेप्ट ध्यान में रहता है कि उसको समझा जरूर देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे, लेकिन हो सकता है उतने अच्छे से फ्लो में आंसर ना लिख पाए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23(1). ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, बेगार को प्रोहिबिट करता है, और फोर्स्ड लेबर को, अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर को। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं इसमें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मानव दुर्व्यापार, या जो कह रहे हैं तस्करी और समथिंग। दूसरा है बेगार, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेड लेबर्स। ये दोनों ही चीजें जो हैं ये वंचित शोषित वर्ग से संबंधित है। तो वंचित शोषित वर्ग किसको मान रहे हैं हम लोग? एक जो सोशली
बैकवर्ड हो, जिनका दमन किया जाता रहा है, फोर्सफुली उनसे हम कुछ भी कराते रहे हों, यानी जो समाज में अग्रिम पंक्ति में है वो निचली पंक्ति के व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए यदि फोर्स कर रहे हैं, कहीं भी उसको जाने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती उसको गाड़ियों में भर के, शिप्स में भर के, यदि हिस्टोरिकली देखेंगे गुलामी या स्लेवरी जो थी, शिप्स में भर के ऐसे देश जहाँ गरीबी ज़्यादा थी वहाँ से उठा के माइनिंग एरियाज़ में, इंडस्ट्रीज़ में ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। सो फर्स्ट पार्ट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ज़बरदस्ती जो काम कराते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध इनएडिक्वेट पेमेंट के साथ या विदाउट पेमेंट के साथ, कि खाना पीना दे दिया और दिन भर काम करना है आपको। सो दैट इज बेगार या बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। बेगार हो गया, खाने पीने पे रखा हुआ है और काम कराते हैं, बेगारी कराना जिसको कहते हैं। और बॉन्डेड लेबर हो गया कि आपको ले गया है, आप बंधे हुए हैं। बंधे हुए का मतलब आप कहीं जा नहीं सकते, चाहे आपकी इच्छा है चाहे नहीं, आपको वो काम करना है। यानी अब उठा के आपको किसी बागान में, किसी खदान में ले गए, अब आपको मन है नहीं मनना है, आप वहाँ से जा नहीं सकते, भले आपको पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको काम कराना है। सो आर्टिकल 23 इन सभी चीज़ों को प्रोहिबिट करता है। इसके लिए दो एक्ट आए हैं, एक है इमोरल ट्रैफिक प्रोहिबिशन एक्ट 1976। इमोरल ट्रैफिक, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल में काम आएगा। इमोरल ट्रैफिक प्रोहिबिशन एक्ट 1976, अनैतिक मानव दुर्व्यापार प्रतिषेध अधिनियम 1976। इमोरल ट्रैफिक प्रोहिबिशन एक्ट 1976, अनैतिक मानव दुर्व्यापार प्रतिषेध अधिनियम 1976। क्यों ये टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी नाम से अधिनियम बना है। रादर देन यूजिंग तस्करी, वी शुड यूज दिस टर्म while writing answer. Whereas वो भी लिख देंगे तो ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म ये है, बोलचाल की भाषा में ठीक है तस्करी। लिख भी देंगे तो अगर समझ में आ रहा है तो नंबर मिलेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा आधा एक नंबर कम मिल जाए। दूसरा है बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 1976। बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 1976। बंधुआ मजदूरी प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, बंधुआ मजदूर प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 1976। So this is the article and those two are the act to implement this article. इस चीज को समझते हैं ना कि एक्ट क्यों बनाया जाता है। अनुच्छेद में संविधान ने प्रावधान कर दिया, अब लागू कैसे करेंगे? जब तक आप उसके लिए अधिनियम नहीं बनाएंगे उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो हर अनुच्छेद को यदि उसको एनफोर्सेबल बनाना है, पनिशेबल बनाना है, तो अधिनियम लाना पड़ता है, फिर उसके नियम बनाने पड़ते हैं, ताकि किसी ने यदि इस तरह का एक्ट आज के डेट में किया तो किस अधिनियम के तहत उस पर एफआईआर होगी, फिर केस चलेगा और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा वो इसी अधिनियम से तय होता है। अब इसका एक्सेप्शन है आर्टिकल 23(2). ये स्टेट को ऑथराइज करता है to compel individual to provide service with or without payment, provided it is in public interest and without discrimination। यानी राज्य को ये अधिकृत करता है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करा ले, उसकी सर्विसेज ले ले। इसका क्या उदाहरण होगा?
इन पब्लिक इंटरेस्ट, डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि किसी को पीटने के लिए सर्विस ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे इलेक्शन ड्यूटी जो ली जाती है, कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक नेशनल सर्विस मानी जाती है। कभी वॉर सिचुएशन आ जाए मान लीजिए, और आपको कोई काम कराना है ऐसा जो वॉर के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि युद्ध लड़ने ही भेज दे, लेकिन बैकग्राउंड में भी बहुत सारे काम होते हैं वॉर के दौरान। डॉक्टर्स को कह दे कि आपको आके फ्री में इलाज करना है, वहाँ सेवाएं देनी है, तो डॉक्टर मना नहीं कर सकते उस समय। सो ये आर्टिकल जो है ये स्टेट को सशक्त करता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, इवन दो जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, बट अगर नेशनल इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक हो तो राज्य के पास ये शक्ति है कि वो इस प्रकार के कार्य करवा सके। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 23। समझ में ना आए तो पूछ लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, सेकेंड पार्ट में कि जो स्टेट है वो सर्विसेज ले सकते हैं उनके एम्प्लॉयज से नेशनल इंटरेस्ट में, तो सर खास उस कंटेक्स्ट में जो इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे जनरली जो अपोजिशन पार्टी जैसा वो लगाती है, ब्लेम करती है कि जो रूलिंग पार्टी उसने मतलब अलग तरीके से उस सर्विस का यूज़ किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का यूज़ करा, तो वो सिर्फ आरोप होते हैं और उसमें सच्चाई नहीं होती। अब इतिहास तो नहीं बता सकता। 10 years ऑफ सर्विस का जो मेरा एक्सपीरियंस है, एंड आई हैव एटलीस्ट 5-6 इलेक्शन का एक्सपीरियंस, डिफरेंट काइंड, विधानसभा, लोकसभा, लोकल इलेक्शंस, ऐसा कुछ होता नहीं है। बीइंग कभी एसडीएम के रूप में, कभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के, यानी कभी रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में, कभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में हम लोगों ने पर्याप्त इलेक्शन देखे हैं, और ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी प्रकार की कोई रिगिंग, इस तरह की चीज़, कोई बायसनेस, इस तरह की कोई चीज़ 10 साल में हम लोगों ने तो नहीं देखी। और अगर इस तरह का कुछ संभव होता तो इलेक्शन रिजल्ट बार बार बदलते नहीं रहते, जो समय समय पे बदल जाते हैं। कभी कोई जीतता है, कभी कोई और जीत जाता है, ये संभव नहीं होता। कभी नज़दीक से जाके पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, उस मशीन को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। नोबडी कैन डू एनीथिंग। बहुत ही डम्ब सी मशीन है ईवीएम, उसको आप कुछ और नहीं करा सकते, उसको एक ही काम पता है, वही करता है। कुछ और करने जाएंगे तो एरर बताएगा वो। (23) से ही जुड़ा हुआ है 24। 23 में हम लोगों ने बात करी जनरली डाउन ट्रोडन लोगों की। उसमें आपके महिलाएं, बच्चे सभी आ जाते हैं उस हिसाब से, लेकिन ये 24 जो है स्पेसिफिकली चिल्ड्रन को स्पेसिफिक करके बताया गया है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में झोंकने से रोकता है। उनको आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते जिनकी उम्र 14 साल से कम है। फैक्ट्री में नहीं, माइंस में नहीं, अदर हैजर्डस इंडस्ट्रीज में नहीं, और जहां यदि वो काम कर भी सकते हैं तो वो विनियमित होगा। इसके लिए एक्ट आया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। सो इसमें एज 14 ईयर इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हैजर्डस इंडस्ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये एक्ट 14 इंडस्ट्रीज को हैजर्डस इंडस्ट्रीज डिक्लेयर करता है। गूगल करिए, देखिए कौन से 14 इंडस्ट्री हैं, पीटी में काम आ सकता है। पीटी में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा इस एक्ट के तहत हैजर्डस इंडस्ट्री में आता है, नहीं आता है, ऐसा मिक्स कर देगा। 1 2 3 4, 1 2 आता है, 1 2 3 आता है, ऐसा करके दे देगा। तो ये 14 एक बार पढ़े रहेंगे
देखते रहेंगे अगर ये लिस्ट, एक प्रश्न तो सही हो जाएगा आपका अगर आ गया तो जब आप मेंस पढ़ते हो तो पीटी के क्वेश्चन भी आपको दिखने चाहिए कि हाँ यहाँ कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं है मेंस में जो मेरे लिए बहुत नीडेड नहीं है फॉर मेंस, बट फॉर पीटी अगर पढ़ लिया तो एक नंबर हो सकता है आ जाए, एक क्वेश्चन सही हो जाए। तो जैसे पढ़ते पढ़ते यहाँ मैंने बोला कि ये 14 इंडस्ट्री देख लीजिए, हो सकता है एक प्रश्न बन जाए इस। और इसका जो दूसरा पार्ट है, एक में 14 इंडस्ट्री को हैजार्डस डिक्लेयर करता है जहां पे बच्चों को एम्प्लॉय किया ही नहीं जा सकता। दूसरा है जहां रेगुलेट करता है इंडस्ट्रीज को कि यदि एम्प्लॉय हो रहे हैं तो किस प्रकार से होंगे। ये 86 की बात है। इसके बाद 10 अक्टूबर 2006 यानी उस समय तक डोमेस्टिक सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट में बच्चों को काम नहीं लिया जाएगा, ऐसी कोई रोक नहीं थी। तो 10 अक्टूबर 2006 में डोमेस्टिक सेक्टर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट में भी बच्चों को काम नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया इसी एक्ट में। और 2007 में एक चाइल्ड राइट कमीशन बनाया गया, ये भी नोट कर लीजिए, पीटी के लिए काम आ जाएगा। चाइल्ड राइट कमीशन। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में इतना ही है, वन पार्ट इज ओवर। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। इसमें अनुच्छेद 25 जो है ये आपको किसी भी व्यक्ति को, आपको, मुझे, अन्य सभी व्यक्ति को 2 प्रकार के फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रदान करता है। 2 टाइप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। और दूसरा है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट योर रिलीजन ओपनली एंड फ्रीली। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। सो वन इज कंसाइंस, अंतःकरण, कीवर्ड इज कंसाइंस, अंतःकरण। और दूसरा है आपका प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट।